वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है फिर से एक बार। और मैं हूं डॉक्टर रॉय। और अब हम जो टॉपिक देखेंगे वो है बीज का जर्मिनेशन और बीज में जो सुषुप्तीकरण होता है वो क्यों होता है और उसमें किस तरीके से उसको हम दूर कर सकते हैं, और जर्मिनेशन जब होता है तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, इसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो जो बीज का जर्मिनेशन है, इसमें इसकी जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले पानी के सोखने से होती है। इम्बाइबेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी को सोखना, अटैच करना, सीड कोट पे वो अटैच होता है। और उसके बाद जो है ग्रोइंग रूट टिप, जो भ्रूण उसके अंदर होता है, बीज के अंदर जो भ्रूण होता है उसमें से जड़ पहले निकलता है, फिर तना निकलता है। तो इस तरीके से उसके जर्मिनेशन की शुरुआत होती है। तो ये प्रोसेस जो है जर्मिनेशन का एंड कब हम बोलते हैं, जबकि एक सीडलिंग या चारा उसमें से निकल गया है, यानी कि तना भी निकल गया है, जड़ भी निकल गया है, उसमें पत्तियां बन गई है, तब उसको हम बोलते हैं कि जर्मिनेशन का प्रोसेस एंड हो गया। और शुरुआत होती है उसमें जब जड़ निकलने लगता है। जैसे हम चने को अगर रात में भिगो के छोड़ देंगे तो सुबह देखेंगे वो फूल जाता है और उसमें से जड़ हल्का सा निकल आता है। तो जर्मिनेशन प्रोसेस की शुरुआत है, जिसमें कि ग्रोइंग रूट टिप जस्ट निकलता है। तो क्या चेंजेस होता है जब बीज का जर्मिनेशन होता है, तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं उसको हम देखेंगे। तो इसमें जब देखा जाता है, एक तो है कि पानी का अपटेक, पानी उसके अंदर जाता है, ये पहला प्रोसेस होता है। जबकि इम्बाइबेशन ऑफ वाटर, सीड कोट जो है, जो सीड की बाहरी सतह होती है, उसमें ऑक्सीजन जब वो पानी सोख लेता है तो उसमें ऑक्सीजन का आना जाना ज़्यादा आसानी से होता है। तो ऑक्सीजन जब अंदर जाएगा तो फिर वहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे कि वहाँ पर एनर्जी जो है, ऊर्जा बनने लगती है, जिससे दूसरी एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू होती है। और जब पानी सोखता है तो उससे दूसरा क्या होता है कि जो सीड कोट होता है, सीड का जो बाहरी कवर होता है, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा पानी सोख के नरम हो जाता है। तो उसका रेजिस्टेंस, जो कि अंदर की चीज़ बाहर, जैसे रूट या तना जो अंदर से बाहर निकलेगी, तो उसको रेजिस्ट वो कम करता है, तो आसानी से निकल सकता है। रेस्पिरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन जाएगा तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू होगा, तो रेस्पिरेशन का बहुत बढ़ जाता है। सुक्रोज जो है प्रोबेबली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है स्टेज में, जो कि एंडोस्पर्म में जमा होता है, तो जिसका ब्रेकडाउन होता है, जैसा कि हम, अगर आप उसको लेक्चर को याद करेंगे, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन जो है वो अल्फा एमाइलेज को बनाता है, जो कि उसको तोड़ता है साधारण शुगर में, ग्लूकोज वगैरह में, और उसका श्वसन क्रिया उसकी होती है, तो वहाँ से एनर्जी बढ़ती है। तो एक सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसमें देखा गया है कि रेस्पिरेशन बहुत तेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और रिजर्व मटेरियल जो कि वहाँ पे बनता है या जमा रहता है, उसका मूवमेंट होने लगता है। वो जड़ की तरफ, जो नए जड़ बन रहे हैं, जो नया तना बन रहा है, उधर वो मूवमेंट उसको मूव करता है, जिससे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वो होता है। और रिजर्व मटेरियल का जो मोबिलाइजेशन है, जो उसमें पोषक तत्व एंडोस्पर्म में जो जमा होता है, वहाँ से वो मूव करता है, जो नया तना बनता है, जो नया जड़ बनता है, उधर वो जाता है। तो इसमें जो जाते हैं वो मेन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक तो है न्यूक्लिक एसिड। तो वहाँ पर देखा जाता है कि रैपिड डिक्रीज ऑफ डीएनए एंड आरएनए कंटेंट इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जहाँ पर कि ये जमा रहते हैं, वहाँ से डीएनए आरएनए घटने लगते हैं, और ये जो है एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है एक्सिस, जहाँ पर वो जड़ और तना बनता है, वहाँ उनकी मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ कोशिका का विकास हो रहा है, नए क्रोमोसोम बन रहे हैं, तो उधर वो जाते हैं और यहाँ से डीएनए आरएनए घटते हैं। एंडोस्पर्म जहाँ वो जमा है वहाँ से घटते हैं और इधर जो है वो बढ़ने लगते हैं, तो वहाँ से वहाँ मूव करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि वहाँ पर जमा है एंडोस्पर्म में, वहाँ ए अल्फा एमाइलेज से और बीटा एमाइलेज ए से वो उनका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेक होके वहाँ से वो हटते हैं और फिर ग्लूकोज में बदलते हैं, जिनका फिर से श्वसन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है लिपिड्स, यानी वसा, जैसे कैस्टर बीन है, पीनट है, जहाँ पर कि, या बादाम जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वसा उसमें जमा होती है फूड के फॉर्म, रिजर्व फूड के फॉर्म में, और ये जो है कन्वर्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, फिर उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उसका जो वसा के ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है वो भी चालू हो जाता है, और वो फिर
शुगर में और दूसरे तत्वों में जो कि ज़रूरत है ऐसे यौगिकों में फिर वो बदलती है। तो ये सब चीज़ें जो है न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो कि रिजर्व मटेरियल के तौर पे मौजूद हैं, वहाँ से वो मूव करते हैं और जो ग्रोइंग एक्सिस है यानी कि जो जड़ है और तना है वहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ उनका फर्दर ब्रेकडाउन होता है या दूसरी गतिविधियों में उनका इस्तेमाल होता है। और प्रोटीन्स जो है, जो चौथे प्रकार के जो है वो है प्रोटीन। कुछ प्लांट में जो है प्रोटीन भी रहता है एज ए रिजर्व मटेरियल, जिसमें ज़्यादा मात्रा में रहता है प्रोटीन। तो उनका जैसे पल्सेस हैं, दाल हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो प्रोटीन हाइड्रोलाइज होकर एमिनो एसिड में चेंज होता है। तो अगर हम प्रोटीन का ब्रेकडाउन को याद करें तो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड के चेन होते हैं और उनके बीच का जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो एंजाइम की मदद से वो टूटता है इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स में। उस एमिनो एसिड्स का इस्तेमाल फिर नए प्रोटीन के बनाने में या उसका ब्रेकडाउन होकर ऊर्जा के तौर पे इस्तेमाल होने में उनका इस्तेमाल होता है। तो एमिनो एसिड्स में आइदर प्रोवाइड एनर्जी, या तो उनका और फर्दर ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी देगा, या वो नए एमिनो डीएमिनेशन होके मतलब वहाँ उसका एमिनो ग्रुप हटेगा और वो उसका फिर ऑक्सीडेशन होगा, वो एनर्जी देगा, या क्या हो सकता है और वो यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन जमा है एंडोस्पर्म में वो टूटता है, एमिनो एसिड्स में टूट जाता है। वो एमिनो एसिड में जो टूटा वो एमिनो एसिड या तो फिर नया एमिनो एसिड बनाने के लिए काम में आता है, या फिर उसका ब्रेकडाउन होकर के ऊर्जा के तौर पे ऊर्जा निकालने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो ये मेनली 3-4 चीज़ें हैं जो कि एंडोस्पर्म में रहती हैं। 3-4 तरह के शुगर हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, एमिनो एसिड हुआ, प्रोटीन्स हुआ, तो इनका ब्रेकडाउन होता है और इस्तेमाल होता है। तो जो चेंज है बाहरी तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आता है, जो सीड कोट है, सीड का जो बाहरी लेयर है वो फट जाता है, वो टूटता है और नया जो सीडलिंग उसमें से नया जो है वो जड़ और तना जो है वो उसमें से बाहर आता है। तो बाहर ऊपर से हम देखेंगे तो उसमें ये होता है, बाहर से ये दिखता है। और रेडिकल यानी कि जो जड़ है वो सबसे पहले आता है और निकल के नीचे की तरफ बढ़ता है और उसके बाद तना जो है वो बाहर निकलता है। तो प्लूम्यूल जो कि तना बनता है वो फिर निकलता है और उसके बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। और ड्यू टू द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ दिस सीडलिंग प्लूम्यूल कम्स आउट ऑफ द सॉइल। तो जब मिट्टी के अंदर है, नॉर्मली हम देखेंगे तो जड़ जो है वो मिट्टी के अंदर है, तो पहले उसमें से रूट निकलेगा जो कि नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा और उसके बाद उसमें से तना निकलेगा, वो फिर बढ़ना चालू करेगा। तो चूँकि वो बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते ज़मीन की सतह पर पहुँचेगा और यहाँ पर प्रेशर देके फिर इसमें से ये बाहर निकल के आता है। तो एक वहाँ पर फिर उसको लाइट उसको मिलता है, वहाँ पे पत्तियाँ बनती है और उसका फोटोसिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाता है। तो मेनली अगर हम जर्मिनेशन का प्रोसेस देखेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, उसमें पानी सोखता है। पानी सोखने के बाद उसमें ऑक्सीजन का आना जाना भी शुरू होता है। उसकी जो बीज की सतह जो है वो कमज़ोर पड़ती है, वहाँ से उसके अंदर श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया शुरू होती है। और जो एंडोस्पर्म है जहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल है, वो चाहे वसा के तौर पे हो या कार्बोहाइड्रेट के तौर पे हो या प्रोटीन के तौर पे हो, वहाँ से वो या डीएनए हो, वहाँ से वो निकल के जो ग्रोइंग शूट और रूट वहाँ आता है, वहाँ उनका इस्तेमाल होना चालू होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है, होके वहाँ से या तो एनर्जी निकलती है या नए तना का बनना या जड़ के बनने में वो मददगार होते हैं। और बाहरी तौर पर अगर हम देखें तो सीड कोट जो है वो स्प्लिट होता है, फटता है और वहाँ से प्लूम्यूल और रेडिकल जो है वो बाहर निकलता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ सीड कोट यानी कि सीड का जो बाहरी सतह है जो फट के जिसमें से वो बाहर निकलते हैं तना वो जड़, वो 2 तरीके से वो हो सकते हैं। या तो इम्बाइबेशन प्रेशर से होता है यानी कि पानी जो सोखता है उसके प्रेशर से हो सकता है, और दूसरा जो है इंटरनल प्रेशर जो कि वहाँ का रूट जो बढ़ रहा होता है, सेल डिवीज़न हो रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है तो वो प्रेशर डालता है या उसके प्रेशर से भी टूटता है। तो ये 2 प्रेशर की वजह से जो सीड कोट या सीड का जो बाहरी सतह है, जो कड़ी हार्ड सरफेस होती है, वो पानी सोखने के बाद वो टूट जाती है या स्प्लिट हो जाती है और वहाँ से जड़ और तना बाहर निकल आता है। और एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम कभी कभी पाया जाता है, वो भी सेल वॉल के ऊपर काम करता है,
तो सीड कोट को, और उसको वो डाइजेस्ट करता है, उसको नष्ट करता है। तो या तो इम्बाइबेशन प्रोसेस से होता है या ग्रोइंग रूट से होता है। और कुछ जो है एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी मिलता है, मतलब एक एंजाइम है जो कि उसको कोशिका भित्ति को वो डाइजेस्ट कर देती है, मतलब उसको तोड़ देती है, उसके जो लिग्निन सुबेरिन जो भी उसमें पेक्टिन है उसको वो डाइजेस्ट कर देती है, और डाइजेस्ट करके उसको नष्ट करती है। तो और ग्रोथ जो है वो जड़ का या तने का आसान होता है, वो बाहर की तरफ निकल आता है। तो ये एक बीज का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो ये बीज का जो स्ट्रक्चर है, ये जो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है, ये जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, इसको ये सीड कोट है जिसको टेस्टा बोला जाता है। और इसके अंदर ये एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म जो कि रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर होता है। इससे ही जब जड़ और तना, जब पहले शुरू में चारा जो निकलता है नया पौधा, तो उसको भोजन इनिशियली उससे ही मिलता रहता है। जब ये इस स्थिति में होता है या इस स्थिति में होता है या ये स्थिति में रहता है, तब तक यहीं से भोजन मिलता रहता है, जब तक कि नई पत्तियां इसकी बन ना जाए। और एक जो है ये एलुरोन लेयर होती है, जिसको ये दिखाया गया है, ये वाइट से दिखाया गया है। एलुरोन लेयर जो है, इसमें ही वो अल्फ़ा एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कि यहाँ के शुगर को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। और ये जो है, ये जो वो भ्रूण है या एम्ब्रियो है, जिसमें हम देखेंगे कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि कौन सा हिस्सा, ये 5 नंबर और 6 नंबर इसको अगर देखेंगे तो इसको एपिकोटाइल बोला गया है, और 6 नंबर कोटिलीडन है, और 4 जो है वो रेडिकल है। तो ये वाला हिस्सा जो कि रेडिकल है, जो कि जड़ में वृद्धि करता है, और ये जो है ये तने में वृद्धि करता है। ये 2 कोटिलीडन्स है जो कि इस तरह का कोटिलीडन्स बनते हैं। तो जब इसकी शुरुआत होती है, जब सीड है, जब पानी वानी सोखता है, तो सबसे पहले इसमें से जड़ निकलता है। तो पहले जड़ निकलने लगता है और उसके बाद यहाँ से तना निकलता है, तने वाला पोर्शन फिर बढ़ने लगता है। और इसका सीड का जो मटेरियल है, स्टोरेज मटेरियल है, वो धीरे धीरे इस्तेमाल होता जाता है। तो वो धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है और ख़त्म हो जाता है, और बाद में फिर पत्तियाँ निकल जाती है। वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू करती है। तो ये नॉर्मली सीड के ग्रोथ का स्टेज है। अब हम एक दूसरा चीज़ देखेंगे जिसको कि डॉर्मेंसी ऑफ सीड बोला जाता है। तो डॉर्मेंसी ऑफ सीड क्या है? तो डॉर्मेंसी ऑफ सीड बोलता है कि ये एक ऐसी स्थिति है या ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होता है कि सीड आर प्रिवेंटेड फॉर जर्मिनेशन, यानी कि सीड से ये जो बाहर निकलना, ये निकलना, ये निकलना, ये सबको प्रिवेंट किया जाता है या रोका जाता है। इवन इफ अंडर द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि बाहर का जो वातावरण है वो सीड के जर्मिनेशन के लिए बिल्कुल अनुकूल है, वहाँ हवा है, पानी है, टेम्परेचर भी अनुकूल है, सब कुछ है, लेकिन बीज जो है वो नहीं जम रहा है, उसका जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी ऑफ सीड या बीज का सुषुप्तिकरण। तो बोलते हैं कि बीज सुषुप्त अवस्था में है, इवन इफ उसको सारी चीज़ें मिल रही है फिर भी वो नहीं जम रहा है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। तो उसके एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो सब उसको अवेलेबल है, जैसे टेम्परेचर, पानी, लाइट, गैस, सब चीज़ उसको, जो भी ऑक्सीजन चाहिए, जो चाहिए सब मौजूद है, लेकिन फिर भी उसका जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं कि सुषुप्तिकरण की अवस्था, या बीज जो है वो सुषुप्त अवस्था में है, डॉर्मेंट है। तो जो इस पीरियड में क्या होता है कि ग्रोथ जो है, उसका वृद्धि जो है वो सस्पेंड हो जाती है, ग्रोथ नहीं होती है, और बोलते हैं कि बीज जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्ट कर रहा है, और या डॉर्मेंट स्टेज में है, वो रेस्टिंग स्टेज में है, और इसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बीज जो है वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, उसकी वृद्धि जो है नहीं होती है, उसको हम डॉर्मेंट अवस्था उसको बोलते हैं। तो इसमें कई अंदरूनी कारक भी हो सकते हैं, या ड्यू टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये नॉर्मली जो है कुछ अंदरूनी कारण से होते हैं बीज के, या कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसा एनवायरमेंट में, वातावरण में ऐसा कुछ चीज़ जो उसको चाहिए पर नहीं है, तो उसकी वजह से भी सुषुप्तिकरण हो सकता है। तो कौन से कारक हैं जो कि डॉर्मेंसी को या सुषुप्तिकरण जिनके वजह से होता है? तो एक तो देखते हैं कि सीड कोट जो है इम्परमेबल टू वाटर, जो सीड की बाहरी जो लेयर है, सीड कोट जिसको बोलते हैं, वो इतना हार्ड होता है या कड़ा होता है कि उसमें से पानी अंदर जा ही नहीं पाता है। तो इवन दो पानी में अगर उसको है इम्बाइबेशन, पानी उसके सरफेस पे पानी आ गया है, लेकिन वो अंदर उसके नहीं जा पाता है। तो जब अंदर जा ही नहीं पाता है
तो अंदर श्वसन की क्रिया वो सब, उसका फूलना वो सब कुछ नहीं हो पाता है। तो सीड कोट जो है इम्परमेबल टू वाटर है। तो कुछ प्लांट्स के जो होते हैं स्पेशली बिलोंगिंग टू फैमिली लेगुमिनोसी, जो दाल वाले पौधे हैं, सोलानेसी जिसमें आलू या टमाटर या ब्रिंजल ये आते हैं, मालवेसी, तो इन सब में क्या होता है कि कुछ में सीड कोट बहुत हार्ड होता है, खास करके अरहर का बीज आप देखेंगे एकदम बिल्कुल कड़ा होता है। तो इसमें जो है सीड कोट हार्ड होने से उसमें पानी अंदर जा ही नहीं पाता है, तो उसकी वृद्धि जो है वो शुरू ही नहीं होती है। जो दूसरा है वो है सीड कोट्स इम्परमेबल टू ऑक्सीजन। कुछ ग्रासेस में ऐसा देखा गया है कि सीड डॉर्मेंसी की वजह जो है वो ये है कि सीड कोट से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं जा पाता है तो श्वसन की क्रिया नहीं शुरू होती है, तो फिर सीड का ग्रोथ जो है वो नहीं होता है। तो पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी सीड कोट ग्रेजुअली बिकम मोर परमेबल टू ऑक्सीजन सो दैट दे मे जर्मिनेट। धीरे धीरे समय के साथ उसको जब कुछ दिन छोड़ देते हैं, तो समय लगा के छोड़ देते हैं, तो समय के साथ देखते हैं कि धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन के अंदर जाने की प्रक्रिया जो है शुरू होती है, धीरे धीरे वो परमेबल होता है और फिर उसमें से ग्रोथ शुरू होता है। इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, कुछ में देखा गया है कि जो जैसे हम बीज का स्ट्रक्चर देखें, उसमें प्लूम्यूल रेडिकल जो बना हुआ है, भ्रूण जो बना हुआ है, वो पूरा मैच्योर नहीं रहता है, इमेच्योर हालत में रहता है। और जब सीड को कुछ समय दिया जाता है, तो उस समय में धीरे धीरे क्या होता है कि वो तैयार होता है, वो सीड जो है वो भ्रूण उसका जो है मैच्योर होता है और फिर वो जर्मिनेशन की स्थिति में आता है। तो कुछ ऑर्किड्स में खास करके देखा गया कि सीड डॉर्मेंसी इज ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो व्हिच फेल्स टू डेवलप फुल्ली बाय द टाइम सीड्स आर शेड। मतलब पेड़ से सीड तो गिर गया है लेकिन वो मैच्योर नहीं हुआ है एम्ब्रियो। और इसके जो कुछ सीड में ऐसा देखा गया है कि जर्मिनेशन इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, मतलब उस सीड में कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिससे कि सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। जैसे कुमेरीन एक केमिकल है, फेरुलिक एसिड है, एबिसिसिक एसिड है। एबिसिसिक एसिड हम पहले भी देख चुके हैं कि एक हार्मोन है जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को नहीं होने देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ सीड में पाई जाती है जिससे कि उनका जर्मिनेशन जो है वो होने से रुकता है और जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। और कुछ सीड में ऐसा देखा गया है, जैसे खास करके एप्पल है, रोज़ है, पीच है, इसमें एक चिलिंग रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है। मतलब सीड को एक कोल्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कुछ समय के लिए ठंड की आवश्यकता होती है। तो अगर वो नहीं मिलता है तो रिमेन डॉर्मेंट आफ्टर हार्वेस्ट इन ऑटम। ऑटम यानी कि शरद ऋतु में उनका हार्वेस्टिंग होता है, उसके बाद एक लो टेम्परेचर चिलिंग रिक्वायरमेंट उनको चाहिए होता है जो कि सर्दियों में मिलता है, और उसके बाद फिर उनका जर्मिनेशन जो है वो शुरू होता है। कुछ सीड्स हैं जो कि लाइट सेंसिटिव सीड्स होते हैं, यानी कि उनको लाइट जब मिलेगी तभी उनमें जर्मिनेशन होगा। तो हम पहले एक लेक्चर में देख चुके हैं, लेट्यूस है या टोबैको है, ये इनके जो बीज होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। इनको जब लाइट मिलता है तभी इनमें जर्मिनेशन शुरू होता है। तो इसको हम बोलते हैं ऐसे सीड्स को हम फोटोब्लास्टिक सीड्स बोलते हैं, जिनमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सीड्स को हम फोटोब्लास्टिक बोलते हैं। लेट्यूस, टोमेटो है, टोबैको है, ये पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक, यानी कि जब उनको लाइट मिलेगा तभी उन जर्मिनेशन होगा। मैकेनिकल डॉर्मेंसी मतलब कुछ में देखा गया है कि सीड कोट जो है ये इतना हार्ड होता है कि उसमें से एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेशन के द्वारा उसमें निकल ही नहीं पाता है, बहुत हार्ड उसका सीड कोट होता है। तो उसको इसलिए मैकेनिकल डॉर्मेंसी बोलते हैं कि एकदम हार्ड सीड कोट है, जिसको अगर हम तोड़ दें तो सीड को थोड़ा सा वो कर दें तो उसमें से फिर वो निकल पाता है। थर्मोडॉर्मेंसी बोलता है कि कुछ सीड्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं हीट या कोल्ड पे। सम सीड्स जैसे अमरंथ, चौलाई जिसको बोलते हैं, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही वो जर्मिनेट करता है। जब तक इसको ऐसा टेम्परेचर नहीं मिलता है वो जर्मिनेट नहीं करता है। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार की जो है डॉर्मेंसी सीड में पाई जाती है, जिसके कारण बीज जो है सुषुप्त अवस्था में रहता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? तो जो खास करके टेम्परेट जोन है, जो ठंड प्रदेश वाले हैं, तो वहाँ पर जैसे जब ऐसे ही ठंडी है, जब शीत ऋतु आएगी तो और बर्फ़ वगैरह एकदम हो जाता है, तो वहाँ पे सीड मान लीजिए उसमें
सुषुप्त अवस्था अगर नहीं आती है बीज में, कि ऐसा मान लीजिए इस सीज़न में शरद ऋतु में उस फल पक के तैयार होता है और बीज ज़मीन पे गिरता है, और अगर तुरंत जर्मिनेट हो जाए तो उसके बाद जो ठंडी की समय आएगी जिसमें पूरा बर्फ़ वगैरह गिरता है उस एरिया में, तो उससे क्या होगा कि वो पौधा शायद मर जाएगा। तो उसमें वो सुषुप्त अवस्था की वजह से वो उस एडवर्स कंडीशन को, विपरीत परिस्थिति को, जो बिल्कुल ठंड की अवस्था है, उसको पार कर लेता है, और उसके बाद जब फिर से फेवरेबल समय आता है, तो स्प्रिंग या वसंत ऋतु आता है, तो उसमें फिर गर्मी आती है, तब उसमें जर्मिनेशन शुरू होता है। तो ये एक तरीके से उसको उस ठंडी की अवस्था को, उस विपरीत परिस्थिति को पार करने में मदद करता है सीवियर कोल्ड का। इसी तरह से देखते हैं कि कुछ ट्रॉपिकल रीजन जहाँ गर्म जलवायु है, वहाँ पर डोरमेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम देयर इम्परेबल सीड कोट इंश्योर्स गुड चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो वहाँ पे अगर सीड कोट उनका इम्परेबल है, अगर पानी उसमें अंदर नहीं आ पा रहा है, तो जा भी नहीं पा रहा है बाहर, तो उससे क्या हुआ कि और बहुत सूखा है मौसम, तो वहाँ से क्या होता है कई बार कि पानी अगर लॉस हो जाए, उसमें से पानी ज़्यादा गर्मी की वजह से बीज एकदम सूख जाए, पानी उसका सब बाहर निकल जाए, तो उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर चूंकि वो हार्ड सीड कोट है, तो वो गर्मी वाला समय वो पार कर लेते हैं, उसके बाद जब बरसात आएगी तो फिर वो पानी को ऑब्जर्व करता है, फिर उसमें जर्मिनेशन शुरू होता है। तो ये एक तरह से जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनको पार करने में, उस समय को पार करने में ये मदद करता है। और सीरियल्स के केस में, खास करके चावल, गेहूं, ये जो मक्का वक्का, ये जो भी फसलें हैं, ज्वार बाजरा, इन सब के केस में डोरमेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये जैसे ही तैयार होते हैं पक के और तुरंत ही अगर जमना चालू हो जाए, तुरंत जर्मिनेशन उनका चालू हो जाए, तो फिर वो हानिकारक है, क्योंकि फिर उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, उसको रख नहीं पाएंगे हम, जो कि हम महीनों महीनों उसको रख देते हैं बोरी में बंद करके, तो वो डोरमेंसी की वजह से हम रख पाते हैं, नहीं तो हम उसको रख नहीं पाते, तुरंत ही उसका जमना चालू हो जाता। तो इसलिए बोलते हैं कि सीरियल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जर्मिनेट अगर इमीडिएटली हो जाता, जैसे कि जैसे ही उसका हार्वेस्टिंग होता है, जैसे ही उसका फील्ड में, तो तुरंत जर्मा, तो फिर हमारे लिए वो किसी काम का नहीं रहेगा, यूज़लेस हो जाएगा। ये डोरमेंसी की वजह से हम उसको महीनों जो है वो रख पाते हैं, गोदाम में स्टोर करके रख पाते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन बाद में उसका समय आता है जर्मिनेशन होने का। और हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, माने कि बहुत सारे पौधे, खास करके जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनमें बहुत सारे हैं जो कि जीव जंतुओं के द्वारा उनका बीज फैलाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पानी के माध्यम से फैलता है, हवा से फैलता है। तो अगर उनमें डोरमेंसी रहती है, तो उस जब तक डोरमेंसी जितने समय की रहती है उतने समय में वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, फैल जाते हैं, और उसके बाद जब वातावरण सही आता है, तब जब उनको वो टेम्परेचर वगैरह सही मिलता है, तो फिर वो जर्मिनेशन शुरू होता है। तो जो डोरमेंसी का पीरियड है उतने समय में वो फैल पाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होता, तुरंत ही जर्मिनेशन होता, तो वो डिस्पर्सल उनका शायद फैलना उतना नहीं हो पाता। अब हम देखेंगे कि कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। तो एक मेथड है स्कैरिफिकेशन। तो स्कैरिफिकेशन ये मेथड है जिसमें जो सीड कोट है, जो कि बहुत सख्त है, उसको किसी तरीके से उसको रिमूव करना, या उसमें कुछ ऐसी स्थिति पैदा करना, उसमें कुछ छेद कर देना जिसमें से कि उसमें से पौधा निकल सके, उसमें पानी जा सके, उसमें इम्बाइबेशन हो सके, वो फूल सके, उसमें पौधा उसमें से निकल सके। तो उसको हम या तो फिजिकली कर सकते हैं, जैसे कई बार बहुत तीखे औजार से उसमें छेद जैसा कर देते हैं, उसको खुरच देते हैं बीज को, वैसा करके भी कर सकते हैं, या कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जैसे एसिड वगैरह है इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उसकी सतह जो है वो थोड़ी सी हट जाती है, रिमूव हो जाती है, तो उसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन मेथड को कम हम अप्लाई करते हैं जब डोरमेंसी इज़ इम्पोज्ड बाय हार्ड सीड कोट। तो सीड कोट जब हार्ड है, लेग्यूम में जैसे कैजनस कैजान है, ग्राम है, जहाँ पे सीड कोट हार्ड है, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करके उसको सीड कोट को थोड़ा सा हटाते हैं, ताकि उसमें से सीड जर्मिनेशन हो सके। और कई बार क्या होता है, अगर बहुत हार्ड है तो कम्प्लीटली उसको तोड़ के निकाल देते हैं। जैसा कि रबर है, उसका सीड कोट बहुत हार्ड होता है, तो उसको बिल्कुल हम तोड़ के ही सीड कोट को ब्रेक कर देते हैं बिल्कुल, ताकि उसमें से पौधा तुरंत बाहर निकल सके।
दूसरा एक होता है कि टेम्परेचर ट्रीटमेंट, जिसको स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। तो स्कैरिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन दो अलग चीज़ है। स्कैरिफिकेशन जिसमें हम फिज़िकल या केमिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम उसकी हार्ड सीड कोट को हटाते हैं, और स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें हम उसको टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देते हैं। तो डॉर्मेंसी बोलते हैं कि जब ड्यू टू एम्ब्रियो फैक्टर, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर जो उसका भ्रूण है उसको कुछ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है तभी वो जमता है, तो उसमें हम टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं। उसको थोड़े समय के लिए हम कम टेम्परेचर पर रखते हैं, जैसे 0 to 5 डिग्री सी ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 10 डेज़। तो जब हम थोड़े समय के लिए उसको ठंडे इसमें रखते हैं तो उसकी एम्ब्रियो की जो रिक्वायरमेंट है, भ्रूण की जो रिक्वायरमेंट है, चिलिंग रिक्वायरमेंट वो पूरी होती है, उसके बाद उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, और स्कैरिफिकेशन जो है वो फिज़िकल या केमिकल ट्रीटमेंट है। तो इस तरीके से हम देते हैं, तो इससे क्या होता है कि फिर उसमें जर्मिनेशन शुरू होता है, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड या सरसों। कुछ सीड जो है वो थोड़े समय के लिए इंक्यूबेशन चाहिए होता है, कुछ घंटे से लेकर के कई दिन तक, उनको फिर 40 से 50 डिग्री सी बिफोर जर्मिनेशन होता है। जैसा कि पैडी है तो इसको एक टेम्परेचर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है थोड़े समय के लिए, तो इससे ये इसका जर्मिनेशन को बढ़ावा मिलता है। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन है जिसमें हम बेसिकली टेम्परेचर से उसकी डॉर्मेंसी को ख़त्म करते हैं। लाइट ट्रीटमेंट, कुछ सीड जैसा बार बार हम देखते आ रहे हैं, लेट्यूस है या फिर टोबैको है, जिसमें लाइट अगर नहीं मिलता है तो जर्मिनेशन उसका इफेक्टेड होता है। फोटोब्लास्टिक सीड्स इसको बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लाइट उसको एक्सपोजर देते हैं जिससे जर्मिनेशन उसको होता है। तो रेड लाइट या वाइट लाइट देने से उसमें जर्मिनेशन अच्छा होता है। तो ये लाइट ट्रीटमेंट से हम करते हैं। इस तरीके से ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, तो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है या काइनेटिन जिसको हम बोलते हैं। जैसे सोरगम, ज्वार, इसमें प्री सोकिंग ट्रीटमेंट में GA3 100 ppm देता है, जिससे उसकी डॉर्मेंसी टूट जाती है, तो जल्दी उसमें से बीज का जर्मिनेशन होता है। और एक और केमिकल है जिसका इस्तेमाल, जो कि पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल या थायोयूरिया इनका इस्तेमाल भी किया जाता है ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी। फॉर एग्जांपल ओट, एविना सटाइवा, उसमें बार्ली में, टोमेटो में इस पोटेशियम नाइट्रेट से थोड़ा सीड को ट्रीट करके उसके बाद लगाया जाता है, तो उनका जर्मिनेशन अच्छा होता है। ये एविना आपको अगर याद होगा तो ये एविना वही है जिसमें सबसे पहले ऑक्सीन का आविष्कार किया गया था, या खोज की गई थी, आविष्कार नहीं, खोज की गई थी जिसमें एविना में, जो कि ओट में। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट है, जिब्रेलिक एसिड है, ये सब से ट्रीट करने से इन पौधों में जर्मिनेशन जो है अच्छा होता है। तो केमिकल ट्रीटमेंट से भी उनकी सुषुप्तिकरण की अवस्था को ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा जैसे हॉट वाटर से उसको ट्रीट करना, कुछ अगर बीज ऐसे हैं जिनके ऊपर एक तरह का एक वैक्सी कोटिंग है, थोड़ा सा वसा का कुछ लेयर होता है, मोम के जैसा थोड़ा लेयर रहता है, तो उसको, या कुछ ऐसा चीज़ सरफेस इनहिबिटर्स है जिसको ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, तो उसको गर्म पानी से ट्रीट करना, या सीड कोट को रप्चर कर देना, तोड़ देना बाई फाइल से चिप करके उससे, या थ्रेश करके मशीन से, या हाइड्रोलिक प्रेशर उसको सीड कोट के ऊपर मशीन से थोड़ा दबाव दे के रखना थोड़ी देर तक, जिससे वो थोड़ा क्रैक हो जाए। तो ये सब भी हम करते हैं, जो कि हार्ड सीड कोट, काफ़ी टफ सीड कोट है, तो उसको ऐसा करते हैं। ये मेनली आप जो पहला हम देखें स्कैरिफिकेशन फिजिकल मेथड, या वो उसके अंदर भी आप बता सकते हैं, या अदर मेथड्स में बता सकते हैं, जिसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट से कर सकते हैं, या चिपिंग, थ्रेशिंग, ये सब करके भी हम करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम सीड की डॉर्मेंसी को हटाते हैं, उसकी सुषुप्त अवस्था को हटाते हैं। अगर ये नहीं हटाएंगे तो जब तक वो जिस टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट जब तक पूरा नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। हार्ड सीड कोट है, जब तक नेचर के जो फोर्सेस हैं उसके द्वारा जब तक वो सीड कोट ब्रेक नहीं होगा किसी तरह से, वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये इस तरीके से हम ये सब मेथड को इस्तेमाल करके जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है उसको, सुषुप्तिकरण की अवस्था को हम ख़त्म करते हैं, ताकि बीज का सही जर्मिनेशन हो सके।